नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल से आई एक खबर ने भारत नेपाल की खुली सीमा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेपाल में 526 रोहिंग्या मौजूद है और 7 अगस्त 2026 को नेपाल पुलिस ने पहली बार इतनी स्पष्टता से बताया कि ये लोग अलग अलग समय में नेपाल इंडिया बॉर्डर के रास्ते नेपाल पहुंचे। लेकिन कहानी सिर्फ इतना नहीं। नेपाल पुलिस के मुताबिक खुली सीमा और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी सर्विलांस की कमी के कारण ऐसे विदेशी नागरिक की पहचान करना और उनकी एंट्री को रोकना चुनौती बन रहा है। पुलिस ने बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाने और ऐसे प्रवेश को रोकने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल को निर्देश दिए। अब सवाल है कि नेपाल में ये 526 लोग पहुंचे कैसे? क्या सिर्फ एक रिफ्यूजी इशू है या फिर इसके पीछे इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर की सिक्योरिटी का बड़ा सवाल छिपा हुआ? और सबसे अहम, रोहिंग्या की यह कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? क्योंकि नेपाल में दिखाई दे रही यह कहानी वास्तव में हजारों किलोमीटर दूर म्यांमार के रखाइन स्टेट से शुरू होती है। म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से रीजन के दूसरे हिस्से तक का मूवमेंट, और अब नेपाल पुलिस का दावा 500 से ज्यादा लोग नेपाल इंडिया बॉर्डर के रास्ते नेपाल पहुंचे। तो आखिर पूरा नेटवर्क और माइग्रेशन रूट क्या है? नेपाल सरकार अब क्या कर सकती है और क्या इसका असर भारत नेपाल के दशकों पुरानी ओपन बॉर्डर व्यवस्था पर भी पड़ सकता है? आज के इस पूरे वीडियो में हम इस मामले की तहकीकात करेंगे, समझेंगे सरकारी बयान क्या है, नेपाल पुलिस क्या कह रही है, यूनाइटेड नेशन क्या कहता है और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग इसको लेकर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हजारों में और कुछ वीडियोस तो मैं कहूं लाखों में भी आपके द्वारा देखा गया है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। साथियों, सब्सक्राइब करने में मात्र 2 सेकंड लगता है। बहुत मेहनत से ये सारे के सारे वीडियोस आपके लिए लाए जाते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इत्मीनान से पूरी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनिए। कुछ व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि आपका वीडियो लंबा हो जाता है। साथियों, हम समाचार का विश्लेषण करते हैं, हम समाचार के सभी डायमेंशंस पर बात करते हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। लेकिन पूरा का पूरा उद्देश्य यही होता है कि किसी भी मुद्दे को जब आप समझें तो उसके सभी पॉइंट्स को समझना बहुत ही आसान है। नहीं तो ऐसे कोई भी बात जो है वो एक प्रोपेगेंडा की तरह, एक अधूरी जानकारी की तरह जो है वो आपके सामने आएगी। कहा जाता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी मैं आपको ऐसा नहीं देना चाहता हूं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इफ और बट रहे। इसलिए मैं हर टॉपिक के डेप्थ में जाना चाहता हूं और आपको उस हद तक ले जाकर समझाना चाहता हूं कि कोई अगर आपसे किसी मुद्दे पर कोई बात करे तो आप समझा सकते हैं कि देखिए, जीएस बूस्टर बाय अनूप पर ये सारी बातें समझाई गई हैं, जहां सोर्स भी दिया जाता है कि सोर्स कहां से लिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और आज का टॉपिक है नेपाल में रोहिंग्या भारत बॉर्डर से एंट्री। भारत नेपाल सीमा के ऊपर कल हमने चर्चा भी की थी और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमें समझना है कि ये नेपाल में जो 526 रोहिंग्या है, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो सुर्खियों में आया है, और ये केवल नेपाल के लिए नहीं, है भारत के लिए भी चिंता की बात। 7 अगस्त 2026 काठमांडू में नेपाल पुलिस के हेडक्वार्टर में एक प्रेस ब्रीफिंग होती है। नेपाल पुलिस के स्पोक पर्सन है अभि नारायण काफले। उनके द्वारा बताया गया कि नेपाल में कुल 526 रोहिंग्या मौजूद है, जिसमें 162 पुरुष, 148 महिलाएं और 216 बच्चे। पुलिस के अनुसार ये लोग नेपाल के अलग अलग हिस्सों में नहीं बल्कि मुख्य रूप से काठमांडू वैली के कुछ इलाकों में रह रहे। उनके रहने की लोकेशन के रूप में पुलिस ने कपान, लस्तुनतार, राम मंदिर काठमांडू का, इसके अलावा सूना कोठी ललितपुर का जो है वो उल्लेख किया। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात को समझना जरूरी है कि नेपाल पुलिस ने इन 526 लोगों को एक ही समय में नेपाल में आने वाला समूह नहीं बताया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग अलग अलग समय में नेपाल इंडिया बॉर्डर के रास्ते नेपाल पहुंचे। यानी ये कोई एक दिन की मास एंट्री की कहानी नहीं है, ये अलग अलग समय में हुई मूवमेंट की बात है। और इसी वजह से नेपाल पुलिस का ध्यान सिर्फ संख्या पर नहीं बल्कि आइडेंटिफिकेशन और बॉर्डर मॉनिटरिंग पर गया है। पुलिस
स्पोक पर्सन के मुताबिक रोहिंग्या लोगों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उनका अपीयरेंस कई मामलों में नेपाली लोगों से मिलता जुलता है। इसके साथ पुलिस ने ओपन बॉर्डर और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी सर्विलांस की कमी को भी एक बहुत बड़ी समस्या बताया। नेपाल पुलिस ने बॉर्डर एरियाज में तैनात सिक्योरिटी पर्सनल को ऐसे लोगों की एंट्री रोकने के निर्देश देने की बात की है जो फॉरेन नेशनल्स के इलीगल एंट्री के लिए जो है वो माने जाते हैं, या ऐसे फॉरेनर्स जो इलीगल एंट्री के माध्यम से नेपाल में एंट्री कर रहे हैं भारत नेपाल रूट से, और इसके लिए स्पेशल सर्विलांस बढ़ाने की बात भी कही गई। अब यहीं से यह खबर सिर्फ रोहिंग्या की संख्या की खबर नहीं रह जाती, क्योंकि नेपाल पुलिस के बयान में एक बड़ा पॉलिसी क्वेश्चन भी। अगर नेपाल इंडिया बॉर्डर खुला है तो तीसरे देश के नागरिकों की पहचान और मूवमेंट को कैसे मॉनिटर किया जाए? और यही अगला सवाल है कि क्या 526 लोगों की संख्या जो सामने आई है, क्या वही बस एक संख्या है, या इस 526 के पीछे बहुत सारे ऐसे अभी भी रोहिंग्या नेपाल में छुपे हुए हैं जिनके बारे में अभी पुलिस के पास जानकारी नहीं पहुंची? नेपाल पुलिस के लिए असली चिंता यह है कि बॉर्डर से आने वाले फॉरेन नेशनल की पहचान कितनी प्रभावी तरीके से की जा सके, इसे भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से मामला सिक्योरिटी क्वेश्चन का हो जाता है। साथियों, 526 लोगों की संख्या, ये देखने में एक छोटा सा संख्या हो सकता है, लेकिन नेपाल पुलिस की चिंता का असली केंद्र रोहिंग्या का संख्या नहीं बल्कि बॉर्डर मैनेजमेंट की क्षमता है। नेपाल और भारत के बीच सीमा का बड़ा हिस्सा ऐसी व्यवस्था पर चलता है जिसमें दोनों देशों के नागरिक का पारंपरिक रूप से आसान आवागमन होता रहता है। यही व्यवस्था दोनों देशों के बीच व्यापार, रोजगार, रिश्तेदारी, रोजमर्रा संपर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी के सामने एक अलग चुनौती खड़ी। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन पहले किसी रास्ते से वो भारत पहुंच जाए, और अब अगर वो भारत नेपाल सीमा के किसी ऐसे हिस्से में से नेपाल में प्रवेश करता है जहां हर व्यक्ति का पासपोर्ट स्टाइल इमिग्रेशन चेकिंग नहीं होता, तो उसकी नेशनलिटी और ट्रेवल हिस्ट्री की पहचान करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और यही है थर्ड कंट्री नेशनल प्रॉब्लम। और रोहिंग्या मामले में नेपाल पुलिस का बयान इसी बॉर्डर चैलेंज की ओर इशारा कर रहा है। नेपाल पुलिस ने टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलांस की कमी का उल्लेख किया है। इसका मतलब केवल सीसीटीवी कैमरे लगाना नहीं है साथियों, इसका मतलब यह है कि मॉडर्न बॉर्डर सर्विलांस में कई लेयर्स हो सकते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, कैमरे का नेटवर्क हो, व्हीकल्स और जो भी मूवमेंट हो रही है उसकी मॉनिटरिंग हो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, और जरूरत पड़ने पे बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन भी हो। लेकिन यहां एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी भी है। भारत नेपाल सीमा हजारों किलोमीटर लंबी है और हर जगह एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना आसान नहीं। इसके अलावा बॉर्डर के आसपास रहने वाले भारतीय और नेपाली कम्युनिटीज के लिए कई जगहों पर सीमा रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए अगर सर्विलांस को बहुत कठोर बनाया जाता है तो उसका असर सिर्फ फॉरेन नेशनल्स पर नहीं बल्कि स्थानीय लोगों और लेजिटिमेट क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर भी पड़ सकता है। यानी नेपाल के सामने एक सीधा लेकिन बहुत मुश्किल सवाल है कि सिक्योरिटी तो बढ़ानी है, लेकिन सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ ओपन बॉर्डर चैलेंज की मूल व्यवस्था को किस प्रकार से ऐसा किया जाए कि इसका नुकसान भी ना पहुंचे। और यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि टेक्नोलॉजी किसी व्यक्ति की पहचान करने में मदद कर सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी यह अपने आप तय नहीं कर सकती है कि किसी व्यक्ति का लीगल स्टेटस क्या है। यानी कैमरा किसी व्यक्ति को पहचान तो सकता है, लेकिन यह तय करने के लिए कि वह टूरिस्ट है या माइग्रेंट है या एसाइलम सीकर है या रिफ्यूजी है, ये बड़ा अलग है। क्योंकि रिफ्यूजी प्रोटेक्शन जो दावा करता है वो एक अलग लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चाहिए। इसलिए नेपाल के सामने समस्या दो स्तरों पर है। सबसे पहला बॉर्डर पर पहचान करना, और दूसरा बॉर्डर पार करने के बाद लीगल स्टेटस का निर्धारण करना। अब सवाल यह है कि जिन 526 लोगों की मौजूदगी नेपाल पुलिस ने बताई है, उनकी नेपाल तक पहुंचने की पूरी कहानी क्या है? क्या वे सीधे म्यांमार से नेपाल आ गए? क्या बांग्लादेश का रास्ता था? क्या इंडिया के अलग अलग हिस्सों से मूवमेंट हुई, या अलग अलग लोगों की जर्नी अलग अलग थी? साथियों, अब आते हैं उस सवाल पर जिसके बिना यह पूरी कहानी जो है वो अधूरी रह सकती है। सवाल यही है कि रोहिंग्या आखिर नेपाल तक पहुंचे कैसे? और सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि 7 अगस्त की नेपाल पुलिस की रिपोर्ट किसी एक फिक्स माइग्रेशन रूट का नक्शा नहीं देती। पुलिस सिर्फ इतना बताती है कि नेपाल में मौजूद रोहिंग्या अलग अलग समय में नेपाल इंडिया बॉर्डर के रास्ते पहुंचे हैं, इसलिए हर व्यक्ति की जर्नी एक जैसी नहीं थी, ऐसा मानना सही नहीं होगा।
साथियों, अब थोड़ा सा बॉर्डर के पिक्चर को हम लोग समझते हैं, जिससे कि ओपन बॉर्डर की चुनौती को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमने कहा सर्विलांस कमजोर है। साथियों, अगर हम रोहिंग्या के रास्ते को मैप पे देखें तो म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया और फिर नेपाल। म्यांमार में रखाइन स्टेट है, जहां हिंसा और अत्याचार हो रहा है। वहां से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, बेघर हो गए हैं, असुरक्षित स्थिति में। यहां से लोग पहुंचते हैं कहां? बांग्लादेश, जहां उन्हें शरण और राहत शिविर में रखा जाता है। मानवीय सहायता उन्हें दी जाती है। लाखों की संख्या में शरणार्थी बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश से फिर इंडिया एंट्री होती है। सीमा पार कर अलग अलग रास्तों से प्रवेश कर रहे हैं, शहरों कस्बों में रहने लगे हैं, काम की तलाश में अब वो वहां से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया से फिर आगे बढ़ते हैं नेपाल। खुली सीमा का उपयोग है, नए ठिकानों की तलाश है, पहचान और वैधता का प्रश्न है। यानी कि हर रोहिंग्या ने यही रास्ता अपनाया हो, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। साथियों, रोहिंग्या पॉपुलेशन का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन म्यांमार के बाहर अब बांग्लादेश में। वहां से भारत की तरफ मूवमेंट होने के डॉक्यूमेंटेड केस और रिफ्यूजी प्रेजेंस पहले से मौजूद हैं। आपने भारत और बांग्लादेश के सीमा विवाद को लेकर काफी दिनों से सुना भी होगा। किस प्रकार से फेंसिंग की बात हो रही, ये भी आप सुनी रहे। साथियों, भारत में भी म्यांमार से आए रिफ्यूजी और असाइलम सीकर्स का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में मौजूद और नेपाल जाने की कोशिश करता है तो इंडिया नेपाल लैंड बॉर्डर उसके लिए एक अलग स्टेज बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हमें ध्यान रखना है कि नेपाल पुलिस ने ये नहीं बताया है कि 526 में से प्रत्येक व्यक्ति का ओरिजिनल रूट म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया और इंडिया से नेपाल था। कुछ लोगों की यात्रा अलग हो सकती है, कुछ पहले से भारत में रह रहे हो सकते हैं, कुछ ने अलग अलग समय पर अलग अलग रास्ते अपनाए हो सकते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि म्यांमार से डिस्प्लेसमेंट हुआ, बांग्लादेश और रीजन में रिफ्यूजी मूवमेंट हुआ, रोहिंग्या इंडिया में रहना या पहुंचना हुआ, और कुछ लोगों का इंडिया नेपाल बॉर्डर की ओर मूवमेंट हुआ और फिर नेपाल में प्रवेश हुआ। यह एक रीजनल माइग्रेशन चैन है, ना कि 526 लोगों की इंडिविजुअल वेरीफाइड रूट लिस्ट। और इस रूट को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है कि नेपाल खुद ऑफिशियली एक रिफ्यूजी होस्टिंग कंट्री है। साथियों, यूएनएचसीआर के अनुसार नेपाल में करीब 20,000 रिफ्यूजी हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भूटान और तिब्बत से जुड़े रिफ्यूजी पॉपुलेशन। यूएनएचसीआर नेपाल सरकार के साथ रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन और असिस्टेंस पर काम करता है। यानी नेपाल के लिए रिफ्यूजी का मुद्दा नया नहीं। नया सवाल रोहिंग्या की संख्या और उनके अराइवल रूट को लेकर, और इसी वजह से इस मामले को केवल भारत से नेपाल आने वाले रोहिंग्या की कहानी अगर हम समझ रहे हैं तो ये एक अधूरी कहानी हो। यह दक्षिण एशिया में डिस्प्लेसमेंट में एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें लोगों की मूवमेंट एक देश की सीमा पर खत्म नहीं होती। साथियों, अगर कोई रोहिंग्या म्यांमार से निकलता है, बांग्लादेश में रिफ्यूजी बनता है, फिर किसी समय इंडिया पहुंचता है, वहां से नेपाल आता है, तो उसकी पूरी जर्नी 4 अलग अलग देशों की इमिग्रेशन, रिफ्यूजी, सिक्योरिटी पॉलिसी से जुड़ सकती है। यानी नेपाल में दिखाई देने वाला अंतिम चरण वास्तव में एक बहुत बड़े रीजनल क्राइसिस की आखिरी कड़ी हो सकती है। लेकिन क्या वास्तव में रोहिंग्या इतनी बड़ी संख्या में म्यांमार से बाहर क्यों निकले? साथियों, इसके लिए हमें 2017 के बाद बांग्लादेश में दुनिया की जो सबसे बड़ी रिफ्यूजी पॉपुलेशन जो बन चुकी है, इस कहानी को समझना हो। और इसका जवाब हमें वापस लेकर जो है वो म्यांमार के रखाइन स्टेट में लेके जाता है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल लेयर। साथियों, अब कहानी को समझने के लिए हम लोग को म्यांमार के रखाइन स्टेट में चलना होगा। म्यांमार का रखाइन स्टेट जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। साथियों, रोहिंग्या क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि 2017 में अचानक वो कौन सी समस्या पैदा हो गई थी, जिसके बाद रोहिंग्या लंबे समय से म्यांमार में, जो कि सिटीजन थे, जिनके पास आइडेंटिटी थी, जिनका पॉलिटिकल रिकॉग्निशन था, सभी जो है वह एक विवाद का सामना करने लगे। साथियों, म्यांमार की 1982 की सिटीजन लॉ ने सिटीजनशिप को एथनिक ग्रुप से जोड़ने वाली व्यवस्था बनाई, जिसके कारण रोहिंग्या का सिटीजनशिप स्थिति बेहद जटिल हो गया और बड़ी संख्या में लोग इफेक्टिवली स्टेटलेस रह गए। इसके बाद कई वर्षों तक हिंसा और डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग दौर आए। लेकिन 25 अगस्त 2017 के बाद स्थिति ने पूरी तरह से नया रूप ले लिया। रोहिंग्या आर्म ग्रुप यानी कि ARSA के अटैक के बाद म्यांमार मिलिट्री ने रखाइन स्टेट में सिक्योरिटी ऑपरेशन शुरू किए। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। लगभग 7.5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश भागकर आ गए।
यूनाइटेड नेशन एजेंसी और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स ने उस समय म्यांमार सिक्योरिटी फोर्स पर गंभीर ह्यूमन राइट वायोलेशन के आरोप भी लगाए। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट ने बड़े पैमाने पर इस अब्यूज और फोर्स डिस्प्लेसमेंट को जोड़कर देखा। म्यांमार सरकार और मिलिट्री ने दूसरी तरफ अपने ऑपरेशन को सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी एक्शन के रूप में जस्टिफाई किया। रोहिंग्या आर्म्स ग्रुप यानी कि ARSA के अटैक्स को इसका कारण बताया गया। यानी 2017 की घटना को समझने के लिए दो नैरेटिव मौजूद हैं। एक तरफ म्यांमार अथॉरिटीज का कहना था कि यह आर्म अटैक के जवाब में सिक्योरिटी ऑपरेशन था, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने सिविलियन पॉपुलेशन पर बड़े पैमाने पर अत्याचार और फोर्स डिस्प्लेसमेंट की बात कही। लेकिन एक फैक्ट पर विवाद बहुत कम है। 2017 के बाद 7.5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंच गए और यहीं से बांग्लादेश में रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू हुआ। आज भी अधिकांश लोग म्यांमार वापस नहीं लौटे हैं, क्योंकि रिटर्न का सवाल सिर्फ सीमा पार करने का सवाल नहीं है। रोहिंग्या के लिए सिटीजनशिप, सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, प्रॉपर्टी और पॉलिटिकल राइट जैसे सवाल भी जुड़े हुए हैं। म्यांमार की वर्तमान सरकार डिस्प्लेस्ड लोगों के रिटर्न और वेरिफिकेशन की बात करती है, लेकिन UNHCR का कहना है कि बड़े पैमाने पर रिटर्न तभी होना चाहिए जब परिस्थितियां सेफ, वॉलंटरी, डिग्निफाइड और सस्टेनेबल हो। यानी केवल यह कहना कि म्यांमार वापस भेज देने के लिए तैयार है या म्यांमार वापस बुला रहा है, तो यह काफी नहीं। सवाल यह है कि क्या लौटने वाले रोहिंग्या वहां सुरक्षित जीवन, लीगल आइडेंटिटी और बेसिक राइट्स प्राप्त कर पाएंगे। और यही वजह है कि लगभग एक दशक के बाद भी रोहिंग्या क्राइसिस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा असर अगर किसी पे पड़ा है, तो सबसे बड़ा असर जो पड़ा है वो पड़ा है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि लाखों लोगों के लंबे समय तक रिफ्यूजी कैंप में रहने से बांग्लादेश के सामने मानवता, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी तीनों तरह की चुनौती पैदा हुई। और यहीं से हमारी कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। बांग्लादेश से बाहर मूवमेंट क्यों महत्वपूर्ण हो गया और इंडिया इस पूरे रीजनल इक्वेशन में कहां से एंट्री कर गया। साथियों, नेपाल इन लोगों के मामले में कानूनी तौर पर क्या कर सकता है, यह भी हमें जानना जरूरी है। और नेपाल की स्थिति यहां थोड़ी अलग क्यों है, यह भी जानना जरूरी है। साथियों, नेपाल 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन और उसके 1967 यानी कि 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं, इसलिए देश में रिफ्यूजी स्टेटस, एसाइलम और लॉन्ग टर्म रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के लिए कन्वेंशन बेस्ड कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फ्रेमवर्क नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि नेपाल के पास कोई विकल्प ही नहीं है। असल में सरकार के सामने कई विकल्प के रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है कि वो वेरिफिकेशन करे। सबसे पहले नेपाल यह पता कर सकता है कि यहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की पहचान क्या है, किसके पास म्यांमार की नागरिकता का प्रमाण है और कौन स्टेटलेस है, किसके पास UNHCR का डॉक्यूमेंटेशन है और किसी व्यक्ति ने प्रोटेक्शन या असाइलम का दावा किया है। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर विदेशी नागरिक की लीगल स्थिति एक जैसी नहीं होती। दूसरा रास्ता है साथियों इंडिविजुअल असेसमेंट का। इसके बाद प्रत्येक मामले को अलग अलग कर जो है वो देखा जा सकता है। किसी व्यक्ति ने नेपाल में किस परिस्थिति में प्रवेश किया है, उसकी पिछली रेसिडेंस क्या है, वो जानना जरूरी है। क्या वो वास्तव में परसिक्यूशन के डर से म्यांमार छोड़कर आया है या उसका मामला सामान्य इमिग्रेशन वॉयलेशन का है। इन सवालों के जवाब के बिना सभी लोगों के लिए एक जैसा फैसला करना मुश्किल होगा। तीसरा रास्ता हो सकता है UNHCR के साथ कोऑर्डिनेशन करने का। नेपाल में रिफ्यूजी और असाइलम रिलेटेड मामले में UNHCR पहले से काम करता है, इसलिए सरकार चाहे तो आइडेंटिफिकेशन, प्रोटेक्शन नीड्स और डॉक्यूमेंटेशन के मामले में UNHCR के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ा सकता है। और यही इंटरनेशनल लॉ का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल भी सामने आता है। साथियों, ये है नॉन रिफॉलमेंट, जिसका मूल अर्थ है कि किसी व्यक्ति को ऐसी जगह वापस नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उसे टॉर्चर किया जा रहा हो या गंभीर रूप से हार्म किया जा रहा हो। यूनाइटेड नेशन का HCR इसे इंटरनेशनल रिफ्यूजी प्रोटेक्शन का फंडामेंटल प्रिंसिपल मानता है और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा भी बताता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी फॉरेन नेशनल को नेपाल में परमानेंट रेसिडेंस का ऑटोमेटिक अधिकार मिल जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि रिटर्न का फैसला करते समय इंडिविजुअल रिस्क को भी देखना होगा। सबसे चौथा रास्ता है वो है इमिग्रेशन एक्शन का। अगर जांच में कोई व्यक्ति जेन्युइन प्रोटेक्शन क्लेम के क्राइटेरिया में नहीं आता है और इमिग्रेशन रूल्स का उल्लंघन सामने आता है, तो नेपाल अपने डोमेस्टिक इमिग्रेशन फ्रेमवर्क के तहत कार्यवाही पर विचार कर सकता है।
लेकिन यहां भी मामला व्यक्ति दर व्यक्ति अलग हो सकता है। यानी नेपाल के सामने सबसे प्रैक्टिकल मॉडल ये हो सकता है कि वो पहले पहचान करे, फिर वेरिफिकेशन करे, फिर लीगल स्टेटस देखे और उसके बाद एप्रोप्रिएट एक्शन ले। और यही अप्रोच इस मामले को सिर्फ इलीगल एंट्री या सिर्फ एक रिफ्यूजी क्राइसिस के रूप में देखने से ज्यादा एक्यूरेट बनाती, क्योंकि सरकार को एक साथ दो चीजें संभालनी होंगी, नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन। अब यहीं से कहानी का अगला भी सवाल आ जाता है आपके सामने। अगर नेपाल इस मामले के बाद अपने बॉर्डर और फॉरेन नेशनल मॉनिटरिंग को मजबूत करता है तो इसका असर सिर्फ रोहिंग्या पर नहीं पड़ेगा, इसका असर सीधे इंडिया नेपाल ओपन बॉर्डर के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा। साथियों, क्या नेपाल फ्यूचर में थर्ड कंट्री नेशनल्स की स्क्रीनिंग बढ़ाएगा? क्या इंडिया और नेपाल के बीच इंटेलिजेंस और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कॉपरेशन बढ़ सकता है? और क्या सिक्योरिटी को मजबूत करने की कोशिश में डिकेड ओल्ड ओपन बॉर्डर सिस्टम पर कोई नया दबाव आएगा? इसे भी समझना जरूरी है। साथियों, अभी तक हमने चर्चा रोहिंग्या की। अब रोहिंग्या से थोड़ा आगे बढ़कर भारत नेपाल संबंधों तक पहुंचा जाए, क्योंकि अगर नेपाल इस मामले को केवल एक आइसोलेटेड इमिग्रेशन इशू मानकर छोड़ देता है तो इसका असर सीमित रहेगा। लेकिन अगर काठमांडू इसे बॉर्डर सिक्योरिटी और थर्ड कंट्री माइग्रेशन के बड़े मुद्दे के रूप में देखता है तो आने वाले समय में इंडिया नेपाल बॉर्डर मैनेजमेंट एक नई चर्चा का विषय हो सकता है। भारत और नेपाल के बीच में, जैसा कि हम जानते हैं कि खुली सीमा 1950 की संधि के बाद से देखने को मिल रहा है, और इस व्यवस्था ने सीमावर्ती समुदाय को रोजगार, व्यापार, रिश्तेदारी और रोजमर्रा के आवागमन की सुविधा भी दी। इसलिए इसे अचानक ट्रेडिशनल इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ अगर बदला जाए तो यह आसान नहीं। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों के सामने एक अलग समस्या है। भारतीय और नेपाली नागरिकों की सामान्य आवाजाही और किसी थर्ड कंट्री नेशनल की मूवमेंट दोनों को एक ही तरीके से मैनेज नहीं किया जा सकता, और यही टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ सकती है। भविष्य में नेपाल की तरफ से तीन तरह के कदमों पर चर्चा हो सकती है। पहला, बॉर्डर सर्वेलांस को मजबूत करना, खासकर उन एरियाज में जहां मॉनिटरिंग कमजोर है। दूसरा, फॉरेन नेशनल की आइडेंटिफिकेशन बेहतर करना, यानी यह पता लगाना और इसकी क्षमता बढ़ाना कि सीमा पार करने वाला व्यक्ति वास्तव में किस देश का नागरिक। और तीसरा, इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना। अगर किसी फॉरेन नेशनल की मूवमेंट इंडिया में पहले रिकॉर्ड हुई है और बाद में वो नेपाल में मिलता है तो दोनों देशों के बीच बेहतर समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन उसके बैकग्राउंड को वेरीफाई करने में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बैलेंस है। अगर हर क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को भारी डॉक्यूमेंटेशन और चेकिंग से जोड़ दिया जाए तो इसका असर उन लाखों लोगों पर पड़ सकता है जिनकी जिंदगी भारत नेपाल की खुली सीमा से जुड़ी हुई। इसलिए संभवतः डिबेट ओपन बॉर्डर बंद हो या खुली रहे का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि ओपन बॉर्डर को बनाए रखते हुए थर्ड कंट्री नेशनल की पहचान कैसे मजबूत की जाए। और यह डिस्टिंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक उपलब्ध इंफॉर्मेशन में ऐसा कोई वेरीफाइड अनाउंसमेंट नहीं है कि नेपाल भारत के साथ अपनी पूरी ओपन बॉर्डर व्यवस्था को खत्म करने जा रहा है। न ही रोहिंग्या मामले को लेकर भारत और नेपाल के बीच किसी नए बायलैटरल एग्रीमेंट की पुष्टि भी हुई। इस समय जो सामने आया है वो ये आया है कि वह नेपाल पुलिस की सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़ा हुआ मामला है। अब आगे इस दिशा पे बात निर्भर करेगी कि नेपाल सरकार इस कंसर्न को कितनी बड़ी पॉलिसी प्रायोरिटी बनाती है। अगर सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो इसका एक सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। बॉर्डर पर जेन्युइन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और अनऑथराइज्ड फॉरेन मूवमेंट की पहचान भी जो है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए कि सामान्य भारतीय और नेपाली नागरिकों के वैध आवागमन पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। यानी आने वाले समय में सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि सिक्योरिटी बढ़े लेकिन ओपन बॉर्डर की मूल भावना खत्म ना हो। और अब यहां से एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या रोहिंग्या की मौजूदगी को सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखना चाहिए या इसे मानवता के क्राइसिस के रूप में भी समझना होगा? क्योंकि इसी सवाल पर पूरा डिबेट जो है उसकी दिशा बदल जाती है। साथियों, क्या रोहिंग्या की मौजूदगी को अगर हमने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए तो एक तरफ सिक्योरिटी है। नेपाल पुलिस ने खुद फॉरेन नेशनल की पहचान और इलीगल एंट्री को लेकर अपनी चिंता जताई। किसी भी देश की सरकार के लिए जरूरी है कि उसे पता हो कि उसके टेरिटरी में यानी कि उसके क्षेत्र में कौन प्रवेश कर रहा है, किस आइडेंटिटी के साथ रह रहा है और उसका लीगल स्टेटस क्या है। अगर बॉर्डर मैनेजमेंट में गैप्स है तो उन्हें मजबूत करना लेजिटिमेट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन रियलिटी यानी कि मानवता को भी ध्यान रखना होगा। हर रोहिंग्या व्यक्ति को सिक्योरिटी थ्रेट मान लेना भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। रोहिंग्या क्राइसिस की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि डिस्प्लेसमेंट, स्टेटलेसनेस और कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसिक्यूशन से जुड़ा हुआ है।
यूएनएचसीआर के अनुसार रोहिंग्या की सुरक्षित वापसी तभी होनी चाहिए जब कंडीशन सेफ, वॉलेंट्री, डिग्निफाइड और सस्टेनेबल हो। इसलिए दो अलग अलग सवालों को मिलाना नहीं चाहिए। पहला सवाल, क्या किसी फॉरेन नेशनल ने इमिग्रेशन रूल्स का उल्लंघन किया है, और दूसरा सवाल, अगर उसने प्रोटेक्शन का दावा किया है तो क्या उसे वापस भेजने पर गंभीर खतरा होगा। साथियों, पहले सवाल का संबंध बॉर्डर और इमिग्रेशन एनफोर्समेंट से है, जबकि दूसरे सवाल का संबंध ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, और दोनों को अलग अलग देखना जरूरी है। एक और बात भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो कि अभी तक जो भी उपलब्ध जानकारी है, उस जानकारी से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि नेपाल में मौजूद 526 रोहिंग्या किसी ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट या क्रिमिनल नेटवर्क का हिस्सा है। ऐसा दावा करने के लिए अलग और ठोस एविडेंस चाहिए। इसलिए इस मामले को लेकर सबसे जिम्मेदार अप्रोच यही होगा कि आइडेंटिटी की जांच हो, इलीगल एंट्री पर कानून लागू हो, जेन्युइन प्रोटेक्शन क्लेम्स की उचित जांच हो, और किसी पूरे समुदाय को केवल उसकी एथेनिसिटी और रिलीजन के आधार पर सस्पेक्ट ना माना जाए। यही बैलेंस नेपाल के लिए भी जरूरी है और इंडिया नेपाल बॉर्डर पॉलिसी के लिए भी। अब आखिरी सवाल कि आगे क्या होगा, इस तक भी हमें पहुंचना जो है वो ज्यादा जरूरी है। ओपन बॉर्डर का फ्यूचर क्या होगा? क्या नेपाल सर्विलांस बढ़ाएगा? क्या इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन मजबूत होगा? क्या रोहिंग्या की लीगल स्टेटस को लेकर कोई नई पॉलिसी आएगी, या मामला कुछ दिनों में खबर में बनकर खत्म हो जाएगा? आखिरी तस्वीर इन्हीं डेवलपमेंट से साफ होगी। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होगा पे है। फिलहाल 7 अगस्त की नेपाल पॉलिसी ब्रीफिंग ने एक महत्वपूर्ण इशू सामने रखा है, लेकिन इसे अभी किसी बड़े पॉलिसी चेंज की शुरुआत मानना जल्दबाजी हो। आने वाले समय में सबसे पहले यह नजर बना के रखना होगा कि नेपाल सरकार का अगला कदम क्या है। क्या 526 रोहिंग्या की आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई फॉर्मल प्रोसेस शुरू भी हुआ है कि नहीं? क्या नेपाल पुलिस और इमिग्रेशन अथॉरिटी फॉरेन नेशनल्स की मॉनिटरिंग को और मजबूत कर रहे हैं या नहीं? और क्या इंडिया नेपाल बॉर्डर के उन इलाकों में टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलांस बढ़ाई जा रही है कि नहीं, जिन्हें नेपाल पुलिस सिक्योरिटी चैलेंज मान रही थी? दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया नेपाल कोऑर्डिनेशन कैसा होगा। अगर नेपाल को लगता है कि थर्ड कंट्री नेशनल्स की मूवमेंट बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन रही है, तो भारत के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को किस दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ओपन बॉर्डर खत्म होने जा रहा है। भारत नेपाल के बीच व्यवस्था सिर्फ सिक्योरिटी का विषय नहीं है। तीसरा और सबसे संवेदनशील सवाल है कि नेपाल में मौजूद रोहिंग्या के साथ अब क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति जेन्युइन प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसके मामले में मानवता के तहत उसे देखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एंट्री या स्टे इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन साबित होता है तो उसके लिए अलग लीगल प्रोसेस लागू हो सकता है। यानी आगे का रास्ता सिर्फ एक नहीं, वेरिफिकेशन, लीगल असेसमेंट, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग, ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन, इन चारों को साथ लेकर चलना। और इस पूरी कहानी को सबसे बड़ा सीख हमें यह मिलता है कि यह सिर्फ 526 रोहिंग्या की कहानी नहीं, यह कहानी दिखाती है कि एक देश में शुरू हुआ रिफ्यूजी क्राइसिस किस तरह कई सीमाओं को पार करते हुए पूरे क्षेत्र को इमिग्रेशन, सिक्योरिटी और मानवता के पॉलिसी को प्रभावित कर रहा है। म्यांमार का संकट बांग्लादेश पर पहुंचा, बांग्लादेश का रिफ्यूजी क्राइसिस ने पूरे रीजन पर प्रेशर बनाया, इंडिया इस रीजनल मूवमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अब नेपाल पुलिस ने नेपाल में 526 रोहिंग्या की मौजूदगी को लेकर अपनी चिंता जताई। साथियों, फैक्ट को फैक्ट ही रहने देना बहुत जरूरी नहीं। ना भारत पर बिना एविडेंस आरोप लगाना कि भारतीयों ने इन रोहिंग्या को नेपाल में जो है इन्फिल्ट्रेट किया है, यानी कि भेजा है। ना पूरे रोहिंग्या समुदाय को सिक्योरिटी थ्रेट बताना है, और ना ही मानवता की चिंता को नजरअंदाज करना है। क्योंकि असली सवाल यह है कि क्या साउथ एशिया ऐसा बॉर्डर सिस्टम बना सकता है जहां सिक्योरिटी भी मजबूत हो, जेन्युइन रिफ्यूजी के अधिकार भी सुरक्षित रहे, और इंडिया नेपाल की ऐतिहासिक ओपन बॉर्डर व्यवस्था भी बनी रहे। आने वाले महीनों में नेपाल के फैसले इसी सवाल का जवाब देंगे। अगर नेपाल इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसका असर सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी गूंज इंडिया नेपाल बॉर्डर तक जरूर पहुंचेगी। तो सवाल यही, ओपन बॉर्डर का फ्यूचर क्या होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पूरा का पूरा विश्लेषण आपने सुना होगा अगर ध्यान से, तो आपको बहुत सारे सवाल नए आपके दिमाग में पैदा हो गए होंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि जो पूरा रिसर्च करके आपके सामने पूरी एक तस्वीर रखी गई हो, उस तस्वीर ने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। तो फिर से वही आग्रह है आपसे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमारे साथ रखें।
अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते जीवन का आनंद लीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।